हाँ, अब आप इतनी देर इसका वो बंद कर दे यार। इको हेलो भाई, अब इतनी देर हमने आपको हेलो, ठीक है। हाँ, इतनी देर हमने आपको आपस में गप मारने का पूरा समय दिया है ना। अब जो है हम जिस काम के लिए आए हैं, जिस बात के लिए आए हैं, उस पर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। हमने आपको यहाँ बुलाया क्यों हम सब लोग बैठे हैं, उस पर थोड़ा बातचीत करेंगे। और तो आज आप सब लोगों का जो यहाँ आए हैं, हमारे पूर्व पालिका अध्यक्ष भी यहाँ हैं, कॉमरेड साहब हैं, उनियाल जी हैं, पूर्व धर्माधिकारी जी, और ये देखिए रुद्रप्रयाग से आए हैं मोहित डिमरी जी, ये भी उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हैं, वहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े। और भी साथी बहुत सारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चंडी भाई हैं, नयन सिंह भंडारी जी होंगे कहीं, और सभी लोग, और आप माताएं बहनें। तो स्थिति जो है दिन प्रतिदिन ज्यादा गंभीर, ज्यादा संवेदनशील होती जा रही है। कल हमने जो प्रदर्शन किया, जो हमने किया, उसकी एक छोटी सी जीत हमको मिली। जीत ये मिली, कुछ चीजें हमने हासिल की, लेकिन वो जो हासिल किया है, अगर उसका अनुमान लगाएं आप, तो वो जो है तिल के दाने बराबर है। जो हमारी मांग है, जो हमारी जरूरत है, वो बहुत बड़ी, क्योंकि ये जो समस्या है, अब ये जैसे अभी ये कह रही थी, यहाँ पे चुनार से मैं आई हूँ और मेरे घर में धड़का पड़ गया। आप कह रहे हैं कि मैं इनका घर देख के आया हूँ अभी, रोहित परमार जी का, तो आपने अपना खेत दिखाया, इनका पड़ गया। तो अब ये एक अभी इन्होंने एक छावनी बाजार से वो पूरी अपनी पत्रावली दिखा रहे थे कि मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और वहां से जवाब आया, फिर ऐसा हुआ, फिर मुख्यमंत्री को चिट्ठी आई, मुख्यमंत्री के यहाँ से डीएम को आई, डीएम के यहाँ से कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से अब ये व्यक्तिगत किसी का मामला नहीं रहा कि मेरे यहाँ है तेरे यहाँ नहीं है, पूरे शहर का मामला है। और जिनको समझ में अभी भी नहीं आया है, जो अभी भी इसको राजनीति की दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत सारे आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग जो नहीं हैं, उनको भी ये लग रहा है कि मेरे घर में अभी मैं बचा हुआ हूं, या उनको लग रहा है मेरी पार्टी वहां है तो शायद है कि मेरा कुछ हो जाएगा। होने वाला कुछ नहीं है। ये जो है स्थिति ऐसी है, आप बिल्कुल जान लीजिए, जोशीमठ अब बचने वाला नहीं, किसी कीमत पर नहीं बचेगा। चाहे ये 2 दिन में हो, 10 दिन में हो, 20 दिन में हो, 6 महीने में हो, साल भर में हो, ये नीचे आएगा। वो वैज्ञानिकों ने, बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिकों से हम लगातार बातचीत में है, संपर्क में है, उन लोगों ने कह दिया है कि ये जैसे पानी का भरा हुआ गुब्बारा था, वो पानी के भरे गुब्बारे वो होली में फेंकते हैं, वो जो पानी के गुब्बारे में अगर आप छेद कर दो तो क्या होता है, वो निचुड़ जाता है? वैसे ही जो है हमारा जो छतरा कुंड का पानी, सुनील कुंड का पानी, दूसरा पानी, जितने हमारे जल स्रोत ऊपर थे, वो सारे जल स्रोतों का पानी सूख करके कहां चला गया? नीचे चला गया। अब वहां जो है कुछ नहीं रहा, गुब्बारा जो है खाली हो गया। अब वो जमीन को अपनी तरफ खींच रहा है और धीरे धीरे इसने और नीचे जाना है। वही जेपी कंपनी, ये जेपी कंपनी कौन सी कंपनी है जिसने वो चाई गांव डुबाया? उस समय भी क्या हुआ कि जब चाई में शुरुआत में पानी आया तो ऐसा ही पानी आया, बल्कि वो पानी आज हमने वहां भेज दिया है, देहरादून पहुंच गया है। अभी वो हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है रवि चोपड़ा जी, उसको लैब में ले जा रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन में वो रिपोर्ट आ जाएगी। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो क्या होगा, हमको पता चल जाएगा वो पानी कहां से आया है, और तय हो जाएगा कि वो पानी उसी सुरंग का है, क्योंकि हमको पूरा भरोसा है वो वैसा ही दिखाई दे रहा। अभी देहरादून से उन्होंने मुझे उसका व्हाट्सएप पे फोटो भेजा, यहां से वो पानी देहरादून गया है, ये विश्वनाथ गाड़ी में 5 लीटर पानी। और जब उन्होंने मुझे फोटो भेजा है देहरादून से, तो वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो साफ हो गया, वो नीचे बैठ गया। तो आप जानिए कि वो उसी टनल का पानी है। हमने वो ऋणी वाली आपदा ढंग से देखी है। तो जब वो पानी नीचे आ रहा है, आज तो वहां भी नहीं है मारवाड़ी में, मारवाड़ी में कह रहे हैं पानी कम हो रहा है और यहाँ ज्यादा हो गया। अब यहाँ आर्मी का जो ये कैंप है वाटर पॉइंट, हाँ वाटर पॉइंट वाला, वाटर पॉइंट में दीवार फट गई है और वहां से पानी आने लगा। तो ये जो जेपी कंपनी है, जब इसने वो चाई गांव में जब घटना हुई, वहां भी ऐसा ही पानी आया टनल का,
और जेपी कंपनी ने कहा कि हमने ये काम नहीं किया, ये हमारी टनल से नहीं हो रहा, हमारी परियोजना से नहीं हो रहा है। उस समय भी जैसे वो वैज्ञानिक आज नहीं घूम रहे हैं, वैसे ही एक वैज्ञानिक आए थे। कल मैंने उनका नाम भी लिया, सत्यहिंदी.ये लोगों ने देखा है कल। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं उनको किस्सा दोबारा सुना देता हूँ। तो वो सत्य हिंदी पर जो है कल मेरा वो, अब तो सुबह से शाम तक वो टीवी वाले सभी आ गए हैं तो बोलना पड़ रहा है। तो वहां मैंने उनको बताया, उस समय एक नवानी साहब होते थे, वो नवानी जी आए यहाँ, वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, और उन्होंने कहा नहीं जेपी कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो जो भूगर्भ विज्ञानी जब तक सरकारी होता है वो सरकार का ही पक्ष लेता है, तो उन्होंने उस समय सरकार का पक्ष लिया। भले बाद में जब यहाँ एनटीपीसी की सुरंग बनने लगी और हम उसके खिलाफ लड़ने लगे तो वही नवानी साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारे यहाँ जो टनल बन रही है जोशीमठ के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, तुम ठीक कर रहे हो, किसका विरोध कर रहे हो। ये बात है 2004 की। हाँ, तो अभी ये बात में मत जाओ, अभी ये बात सुने, जरूरी बात है, इसी बात से तुम्हारी लड़ाई तय होने वाली है। तो ये एक तथ्य आपने पास रखिए कि जो ये वैज्ञानिक आए हैं, परसों भी आए थे, ये 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, अगस्त के महीने में यही पीयूष रौतेला आए थे। ये बहुत बदनाम अधिकारी हैं, उस दिन भी मैंने इनको देखा था। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब सहन करने का मामला नहीं रह गया। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, पीयूष रौतेला उस दिन यहां आए, शराब के नशे में चूर थे, दिन भर उन्होंने शराब के नशे पे यहां जो है वो सर्वे किया। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, कमल रतूड़ी जी हैं गवाह, मैं और कमल रतूड़ी जी ने उनको कहा, हमको कहा, उन्होंने साथ में लंच करते हैं, देखा हम लोग लड़खड़ाते हुए आ रहे थे, और ऐसे लोग सर्वे करके गए हैं। और तब उन्होंने कहा है कि एनटीपीसी जिम्मेदार नहीं है। हम कहना चाहते हैं इस बात को कि वो आदमी जो शराब के नशे में चूर है, वो शराबी कह रहा है कि यहाँ जो है एनटीपीसी जिम्मेदार नहीं है, जिस एनटीपीसी ने पूरा जोशीमठ तबाह कर दिया। आप कैसे इसको बरी कर सकते हैं, क्योंकि आप सरकारी आदमी हैं। ये वही पीयूष रौतेला है, आज ये डायरेक्टर हो गए, सरकारी आदमी हो गए, तो ऐसा कह रहे हैं। अरे कुछ दिन पहले 2010 में इन्हीं का पेपर छपा है, इन्होंने ही लिखा कि एनटीपीसी की जो टनल बन रही है, जीएसआई ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। जीएसआई इस देश की सबसे बड़ी संस्था है जियोलॉजिकल, उस संस्था ने कहा यह टनल बनाने की जरूरत नहीं है, जोशीमठ के लिए खतरा हो जाएगा। और आज ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी जिम्मेदार नहीं है। जो अधिकारी ये सर्वे करने आए हैं, उन्होंने कल बयान दे दिया, उन्होंने देखी नहीं जगह, वो पहुंचे नहीं जोशीमठ, वो सर्वे अब कर रहे हैं। टीवी में बयान उनका कल चल गया है, उन्होंने कहा एनटीपीसी जिम्मेदार नहीं है, जोशीमठ में जो हो रहा है वही बैठ के देहरादून में तय कर दे रहे हैं। तो जब आप तय कर दिया है तो अब देखने की क्या जरूरत है, तब देखने क्या आए। तो जब एनटीपीसी जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है, हम लोग। यही कह रहे हैं कि जोशीमठ वालों ने मकान, एक वो चैनल वाले ने मुझसे फिर पूछा कि भाई वो तो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने बड़े मकान बना दिए, तुम्हारी बिल्डिंगें हो गई, फलां हो गया, सब हो गया, इसलिए ये हो रहा, तुमने वाटर पानी का वो नहीं किया, सीवरेज की व्यवस्था नहीं की, सब। भले अगर हमने सीवरेज की व्यवस्था नहीं की तो इसके लिए भी हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो सरकारी उसी को करना था। अब बिल्डिंग भी मैंने बनाई तो क्या तुमसे पूछ के बगैर बनाई हमने बिल्डिंग, सरकार ने इजाजत नहीं दी उसकी, नगर पालिका नहीं है यहाँ, नक्शा पास नहीं कराया हमने। अगर हमने बिल्डिंग भी बनाई तो तुम ही ने उसकी इजाजत दी। और जेपी कंपनी को हमने ही लाए थे, जेपी कंपनी में जो विस्फोट किया वो तो हमने नहीं किया। तो ये जो निर्माण तुम नहीं किया, चाहे जयप्रकाश कंपनी को तुम लाए, एनटीपीसी, हमने जेपी का भी विरोध किया, हमने एनटीपीसी का विरोध किया, आज नहीं किया। मैं सारे चैनलों पे आज कह रहा हूं कि 23 दिसंबर 2003 को हमने पहला पत्र लिखा, राष्ट्रपति को दिया। अबुल कलाम उस समय जो है राष्ट्रपति होते थे, और उस समय हमने उनको कह दिया था कि साहब अगर आप ये बनाएंगे तो जोशीमठ चला जाएगा। आज 19 साल हो गए उस बात को कहे हुए, आज वो बात सच हो रही है। मुझे खुशी नहीं है कि मैंने उस समय ये भविष्यवाणी की, मुझे दुख है कि मैंने ये कहा और ये सच हो रहा है। आज जो है एक चैनल वाला जो है अभी सुबह सुबह मठ में आपके सामने वो पूछने लगे कि आप क्या कहना चाहते। मैंने कहा मैं क्या कहूं, मैंने कहा ये देखो, मैंने अपना मोबाइल घुमाया और ये दिखाया, मैंने कहा ये हाथी पर्वत है, सामने जो है हम उसको स्लीपिंग ब्यूटी बोलते हैं, ये फलाना जो है हम उसको घोड़ा पर्वत बोलते हैं, ये फलाना जो है पालकी पर्वत है। ये मेरे को किसने बताया, किसने बताया मुझे कि हाथी पर्वत है, पालकी पर्वत है, डोला पर्वत है, ये विष्णु प्रयाग, किसने बताया? मेरे पूर्वजों ने बताया। मेरे दादा ने पर्वत देखा, मेरे बाप ने देखा, मेरे परदादा ने देखा। 1500 साल का इतिहास है इस शहर का, 1500। उत्तराखंड का सबसे पुराना नगर है तुम्हारा नगर, गर्व होना चाहिए तुमको। किसी का ऐसा इतिहास नहीं मिलता किसी नगर का। ताम्रपत्र है यहाँ, कार्तिकेयपुर था ये, ऐसा इतिहास है हमारा। और उस गौरवशाली इतिहास को तुम नष्ट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो,
बर्बाद कर रहे थे। तब मैंने उनसे कहा कि जोशीमठ का मामला नहीं है, ये सिर्फ जोशीमठ के लोगों के बचाने का नहीं है। अरे ये तो पूरे विश्व की धरोहर है, ये पूरे भारत की धरोहर है, इसको बचाने की जिम्मेदारी तो सबकी थी। लेकिन वो जो धर्म के नाम पर सत्ता में आ गए, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी जिंदगियों से कोई लेना देना नहीं है। जो लाशों पर चढ़कर सत्ता में जाते हैं, उनको लाशें देखने की आदत हो जाती है। आ गए ये गिद्ध, ये जो आए हैं ये गिद्ध है, समझो, ये आ गए हैं अवसर भुनाने आपदा का। इसलिए सावधान कर रहा हूं, तुमको इसलिए बोलना पड़ रहा है। सावधान रहिए अपने अधिकार के लिए। लेनी वालों का कोई अभी तक न्याय नहीं हुआ। वो जो वहां पर गणाई वाले हैं, बैठ रहे हैं रोज के रोज, उनका रास्ता टूटता है, रोज गांव टूटता है, रोज नया घर बनाते हैं, उनका कोई विस्थापन नहीं हुआ। इसलिए जानिए, विस्थापन पुनर्वास बहुत जटिल प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसलिए उसके लिए आपको बैठना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा, नहीं होगा। जैसे ही वो होता है ना, हम किसी चीज के ऊपर पत्थर रखते हैं, कुछ रखते हैं दबाने के लिए, वो पनीर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, जैसे वो हटाते हैं फिर फूल जाता है। ये जो सत्ता है ये ऐसे ही काम करती है। जैसे ही तुम अपने आंदोलन का दबाव हटाओगे, ये फिर फैल जाएंगे, तुम्हारे सर पर आ जाएंगे, चढ़ेंगे, ये वही करेंगे। इनको दबाए रखना है तो अपने आंदोलन को बनाए रखना होगा, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कल, जब तक एक एक आदमी का नहीं हो जाएगा, अभी ये रोहित परमार जी का मैं घर देख रहा था, पूरा मकान नीचे आ रहा है, जब तक एक एक आदमी के मकान का एस्टिमेशन नहीं हो जाए। एस्टिमेशन माने कि भाई किसका मकान कितने रुपए का है, उसके मुआवजे का, उसके रहने का। तुम मुझे मेरे मकान का 10-5 लाख जो होता है मुझे दो, मैं यहां बनाऊं, अमेरिका में बनाऊं, मेरी मर्जी, नहीं बनाऊं, मैं झोपड़ी में रहूं, लेकिन आप मेरी व्यवस्था करो। क्यों व्यवस्था करो? क्योंकि जो हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम लाई है एनटीपीसी, हम नहीं लाए। हमने तो विरोध किया, इतना विरोध था, आप ही लोगों के सहयोग से किया हमने। इतना विरोध था कि वो नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ आ नहीं पाए उद्घाटन करने। पता है ना तुम लोगों को कि 16 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया। यहाँ फूल लाए गए 2 लाख रुपए के, जो बाद में जोगी धारा में वो गांव गदेरे में बहाए गए। वो एम्बेसडरों की लाइन लाई गई, 20-20 गाड़ियां, एम्बेसडर गाड़ियां, जिसने नारायण दत्त तिवारी जी के पीछे पीछे जाना था, वो आई। सारे पत्रकार पहुंच गए थे, उनकी पार्टी हो रही थी नीचे उदय पैलेस में, सबको पता है। लेकिन हमने वो सारा कबाड़ा किया, हमने इतना बड़ा जुलूस निकाला, हमने ऐसी चेतावनी दी कि तिवारी जी साहस नहीं कर पाई यहां आने का। तो हमारा आंदोलन था, यानी कि हम विरोध कर रहे थे तब भी कि ये परियोजना हमको नहीं चाहिए। आपने जबरदस्ती हमारे ऊपर ये ला दी, और आज जो ये पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील होने में कोई देर नहीं है, ज्यादा देर नहीं। कल भी एक टीवी चैनल पर एक साथी कह रहे थे, क्या डू यू आर सेइंग दैट यू आर ऑन अ टिकिंग बॉम्ब? मैंने कहा यस, हम बिल्कुल एक जो है टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं, जो टिक 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 कर रहा है, कभी भी फटेगा, हो जाएगा। कल रात भूकंप आया है ना, हमारे यहाँ नहीं आया है, आया भले कश्मीर में, लेकिन उसका असर यहाँ होगा हिमालय क्षेत्र में। अभी कश्मीर में आया, कल हमारे यहाँ भी आएगा। तो इसलिए इस बात को समझिए, एक छोटा सा भूकंप इस पूरे जोशीमठ को मलबे के ढेर में बदलने के लिए काफी है। इसलिए लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ये पार्टी सार्टी छोड़नी पड़ेगी, तब है जब हम है। कल भी किसी व्यापारी को कोई कह रहा था परसों, आज करा दिया, तो मैंने उस व्यापारी, मैंने कहा उनका व्यापार भी तभी चलेगा ना जब हम रहेंगे। कौन करता वहां, कौन खरीदारी करने जाता है तुम्हारी दुकान में? अरे हम ही तो जाते हैं, हम ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारा व्यापार क्या करेगा? इसलिए ये पूरे जोशीमठ को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है। जो नहीं आ रहे हैं उनको भी लाना हमारी जिम्मेदारी है, उनको भी बोलिए, अगर तुम नहीं आते हो, तुम नहीं लड़ते हो, हमारे साथ नहीं देते हो, तो तुम समझो कि तुम जोशीमठ के दुश्मन हो, तुम किसी पार्टी के हितैषी नहीं हो सकते। जब तक तुम जनता के हितैषी नहीं हो, मैंने कल भी कहा था, किसी भी चीज के लिए आप नेता बनो, कुछ बनो, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है मानवीयता, इंसानियत। अगर आपके अंदर वो खत्म हो गए तब तुम कुछ भी बन जाओ, तुम कुछ नहीं हो। और हमने कल दिखाया उसमें, हमने इतना बड़ा, आप बताइए कि लोग चक्का जाम लगाते, कहां कौन खिलाता किसी को खाना? नहीं खिलाता। हमने आते ही पहले उस व्यवस्था के लिए महाराज जी को कहा, पहला काम भाई इन यात्रियों के लिए दूध, पानी, चाय, खाना खिलाए। 700 पैकेट से ज्यादा कल बटा है इनका। तो वो गया, तो वो यात्री लोग जो पर्यटक आए थे, उन्होंने वहां संदेश भेजा है दूर दूर, हम जाम में तो जरूर फंसे लेकिन उन्होंने भोजन कराया। तो ये क्या है? हमारी मानवीयता, हमारी इंसानियत। जैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करेंगे, हमारे साथ भी वो व्यवहार हमको मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे आप किसी पार्टी के लोग हो, पहले जोशीमठ के निवासी हो, और अगर तुम जोशीमठ के साथ गद्दारी करते हो, तब तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है, तुम दोबारा मत आना इधर, हम तुमको अपने दरवाजे पर फटकने नहीं देंगे, ये कहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। तब मैं ये कह रहा हूं, आज जो है आपदा प्रबंधन के सचिव आए,
रंजीत सिन्हा। तो अगस्त के महीने में मैं, कमल रतूड़ी जी, ये अजय भट्ट जी और इंद्रेश मैखुरी जी, हम गए थे इनके पास और एक हमने ज्ञापन दिया, सुझाव दिए थे उसी समय। जो ये हो रही है कार्यवाही, जो इन्होंने कहा कि भाई ये हम सीवर लाइन का वो करेंगे, नाली का फला करेंगे, ये सुरक्षा दीवार बनाएंगे, ये उस समय की बात है, क्योंकि तब हमको भी लग रहा था हो सकता है कि इस तरह से जोशीमठ बच जाए। तब हम ये प्रस्ताव इनके पास लेके गए थे कि आप जो है अलकनंदा के किनारे किनारे धौलीगंगा से लेकर के और विष्णुप्रयाग के पुल तक एक सुरक्षा दीवार बना दो बड़ी, उसके ऊपर दूसरी दीवार बनाओ, उसके ऊपर तीसरी दीवार बनाओ, आप सारे जोशीमठ को जो है सीवर से कनेक्ट कर दो, आप हमारी नालियां ठीक कर दो, तो हो सकता है जोशीमठ बच जाए। क्योंकि 0 पॉइंट से नीचे तो सब जा रहा है, वहां भी आपको बनाना पड़ेगा, इधर भी बनाना पड़ेगा, ऐसा हमको तब लगा। तो हम ये सुझाव देंगे, उन सुझाव पर उन्होंने अमल किया कुछ। लेकिन आज के दिन पे अब हमारी समझ में आया जब हम जोशीमठ आ गए कि यार ये तो वो नहीं है बात, ऐसे जोशीमठ बचने वाला नहीं। जोशीमठ बचाएं, नंबर 1 बात, हम जोशीमठ की स्थिरता चाहते हैं, हम नहीं चाहते हम यहाँ से चले जाएं, हम नहीं चाहते हम यहाँ से विस्थापित, अगर मैं विस्थापित हो गया, हमारा उनियाल परिवार विस्थापित होगा, ज्योतिर्मठ शिवालय कौन उठाएगा? कल्प वृक्ष कैसे उठेगा? कैसे ले जाएंगे कल्प वृक्ष उठा के यहाँ से देहरादून या पीपलकोटी ले जा सकते हैं? कैसे ले जाएंगे भगवान नरसिंह का मंदिर उठा करके? कैसे ले जाएंगे भगवती चंडिका उठा करके? और कहां ले जाएंगे, किधर रखेंगे? ना हम नरसिंह उठा पाते हैं, ना हम कल्प वृक्ष उठा पाते हैं, और ना हम ज्योतिर्मठ शिवालय उठा पाते हैं, ना हम मूरी दानी भगवती उठ सकते, ना ऊपर सुनील के देवता उठा सकते हैं। हम नहीं उठा पाएंगे। हमें नंबर 1 बात यही चाहिए, केवल अगर सुरंग का काम बंद होता है और जमीन की टेस्टिंग होती है, हमें बताया जाता है हमारा जो नुकसान होगा उसके एवज में हमें थोड़ी जमीन, जिन लोगों का नुकसान हो, हम सबका नहीं मांग रहे अभी, जिनका नुकसान हुआ क्रमशः उनको दे दिया जाए। और हम ये मांगते हैं जिनका लोन है, बहुत सारा लोन है, लोगों को पैसा उधार ले लेके बैंक से, बैंक तो अपना लगातार ब्याज ले रहा है, उनका लोन माफ कीजिए, ये समय है। गलती हमारी नहीं, गलती तुम्हारी है। एनटीपीसी सुरंग तुमने बनाई, हमने नहीं बनाई, हमें आपने बेवकूफ बनाया। हमने उस दिन भी कहा था, मैं था उस समय, हमने कहा हमारा पानी सूख जाएगा, तो पानी का पैसा देंगे, पैसा दिया होगा, आज तक पैसा किधर गया, कहां गया, पानी जाकर ता रह गया, सुनील कुंड सूख गया, छतरा कुंड सूख गया हमारा, और उन्होंने बेवकूफ बनाया कि बिल्कुल तुम्हारा पानी तुम्हें दिया जाएगा। हमारे साथ तब भी छल हुआ है। हमें बताया गया, हमारे पास लिखित है कि आपके मकान की बीमा करेंगे, हम बीमा की किस्त एनटीपीसी भरेगी, और कदाचित कोई घटना किसी के साथ हो जाती है तो बीमा आपको मिलेगा, पूरा मकान का, आपका प्रतिष्ठान का, आपके घर का, आपका गाय का बीमा मिलेगा, आपके जीवन का बीमा मिलेगा। हमें साथ समझौता है 2010 में, और यही प्रशासन के लोग थे समझौता करने वाले, जो आज चुपचाप बोल रहे नहीं है, ऐसा एनटीपीसी नहीं है। एनटीपीसी ने हमारे साथ वादा किया, हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है। हमारे बीमा की बात हमसे हुई, तुम्हें बीमा दिया जाएगा, हमारे पास लिखित पेपर में आपको दिखा सकता हूं, हमारे फाइल्स में लगा है, और इन्हीं अफसरों के साइन है कि आपको बीमा दिया जाएगा। बीमा के बाद जो है अब हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ कपट हुआ है, और आज बोले किसी का पानी नहीं। वो पानी जो नीचे निकला है, 10 बार सूंघ चुके हैं हम उस पानी को। हमारा शिविर का पानी होता, गंध होती, दुर्गंध होती, साबुन का वास होती, ऐसा कुछ नहीं। पानी वही है 2021 के 7 फरवरी का आया सैलाब, उसके अंदर गया, और उसके बाद इनकी टीवीएम मशीन जो फंसी है, वहां से टीवीएम मशीन सही आई, और औसत ही इसकी पैकिंग होती है, सुना हमने, टीवीएम मशीन की पैकिंग हुई, और आते आते कहीं कच्ची जमीन थी, फंस गई, इन्होंने दूसरों से ब्लास्टिंग की, उसे निकालने के लिए, बस प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई है। इन्होंने अनियंत्रित, जब तक मशीन ने काम किया तब तक हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब प्रारंभ हुई है जब इनकी मशीन फंस गई और मशीन निकालने के लिए और सुरंग बनानी शुरू की, सुरंग ब्लास्टिंग से, डायनामाइट से, और एक नहीं 250 सुरंग प्रत्येक 3 घंटे में इन्होंने की। प्रॉब्लम वहां से प्रारंभ हुई है, जो वर्तमान में रुका है, और थोड़ा सा अधिक नहीं कह सकता हूं, अभी तो जमीन बैठेगी, स्थायित्व है। हम चाहते हैं जोशीमठ रुक जाए, इसका पक्का ट्रीटमेंट हो जाए, हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं। हमने कल उनसे वार्ता की, आपको अतुल भाई आगे हो नहीं आए हो, आपको कहें, हमने उनसे वार्ता की, उनका आपका विस्थापन हमें अनुकूल, कितनी ईमानदारी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे साथ अनुकूल बात कर माननीय सचिव साहब ने की, आपको विस्थापन देंगे। विस्थापन के लिए माननीय अतुल भाई ने जमीन सुझाई, 3 या 4 जगह की जमीन सुझाई है। ये जमीन 3 या 4 जगह की जमीन हमने बताई नहीं, भूर्ग गर्भीय परीक्षण हो जाए, जमीन कितनी पक्की है, कितनी कच्ची है, नहीं 10 साल बाद हम वहां से भी बेघर हो जाएं, उसके बारे में उन्होंने कहा हम टेस्टिंग करेंगे, आपको जमीन देंगे। हमें बताया कि तुम्हें पीपलकुटी में जमीन देते हैं, हम सर्च तैयार हैं, पीपलकुटी में जमीन लेने के तैयार हैं, लेकिन उसकी शर्तें क्या होंगी? ये नहीं 5 साल बाद हमें बगा दिया जाए, ये नहीं कि हमें आधा नाली जमीन दे दिया जाए। हमें बताया
कि तुम्हें गोचर में जमीन देंगे, हमें जमीन दिखाई जाए कहाँ कैसा है। जो जमीन हमने इनको दिखाई, जो जमीन हमने इनको बताई, उस जमीन में हमने कहा एक बार टेस्टिंग करो, हमारे प्रतिष्ठान हमारी जगह रहने दो, हमारे मकान हमारी जगह रहने दो, हमारी जमीन हमारी जगह रहने दो, एक हमारी तात्कालिक व्यवस्था कर दो। ये हम तात्कालिक व्यवस्था मांग रहे हैं कि तात्कालिक व्यवस्था, ताकि विपत्ति में हम वहां चले जाएं। हमें हमारा मकान ठीक कर दीजिए, और ब्लास्टिंग ठीक होगी, काम बंद होगा तो शायद जोशीमठ स्थिर हो जाए। हम भगवान नरसिंह से, भगवती चंडिका से, दुर्गा से निवेदन करते हैं कि हमें जमीन ठीक हो जाए, हम अपनी जगह जाए। थोड़ा बहुत उठा बैठा होगा, शायद ठीक हो जाएगा, भगवान कृपा करेंगे। हम नहीं चाहते हम जोशीमठ छोड़े। हमारे बहुत सारे लोन होंगे, हम चाहते हैं हमारे लोन खत्म किए जाए। जिन लोगों ने लोन लेकर मकान बनाया वो कहाँ जाएंगे, किधर से देंगे, उनके लोन माफ किए जाए। और साथ ही हम निवेदन करते हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग यहाँ से जाना चाहेंगे, बहुत सारे लोग नहीं रहना चाहेंगे हमारे बीच में, उनका पूरा पेमेंट दीजिए। उनका पेमेंट बद्रीनाथ नहीं है। जागो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जोशीमठ इस समय खतरे की जद में आ गया है और यहाँ पे लोगों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारे साथ अभी कॉमरेड इंद्रेश मैक्रू जी जुड़े हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं कि जोशीमठ के आसपास जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसका काम रोका जाए, क्योंकि ये भविष्य में खतरे के एक संकेत के रूप में आ सकता है। लेकिन उसके बावजूद इसका निर्माण कार्य अभी तक जारी रहा और आज हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े शहर खतरे की जद में आ गया है। क्या लगता है आपको कि सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही आप इसको मानते हैं और क्या कुछ आगे आप सोच रहे हैं इस विषय में? देखिए, सारी जिम्मेदारी तो सरकार की ही है, क्योंकि उनके लिए लोगों की जिंदगी से ज्यादा परियोजनाएं महत्वपूर्ण हो गई। एक पूरे शहर के अस्तित्व से ज्यादा आज भी ये कोशिश की जा रही है कि परियोजना पर कोई सवाल न उठे। तो ये जो स्थिति है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विडंबना है कि राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार वो एक ऐसी परियोजना को बचाने की कोशिश कर रही है जो एक ऐतिहासिक शहर की तबाही का कारण बना है। तो हमारा ये कहना है कि तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना का काम तत्काल प्रभाव से रुके, हेलंग मारवाड़ी बाईपास तत्काल प्रभाव से रुके, लोगों का तत्काल समुचित पुनर्वास हो। इस शहर को बचाने के लिए जो भी वैज्ञानिक उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय किए जाएं। मैक्रू जी, हम ये देख पा रहे हैं कि करीब करीब 600 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में दरारें आ गई हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनको शिफ्ट किया गया है नगरपालिका या अन्य सरकारी बिल्डिंग में, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि वहाँ उनके लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं है, खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। तो क्या कुछ इसमें किया जाना चाहिए ताकि लोगों को फौरी तौर पर राहत मिले? देखिए, सरकार को, प्रशासन को भी प्राथमिकता तय करनी होगी कि उसकी प्राथमिकता क्या है। उसकी प्राथमिकता है कि मुख्यमंत्री जी का दौरा निरापद हो जाए, उसकी प्राथमिकता है कि लोगों को राहत मिले। तो मुख्यमंत्री का दौरा भी लोगों को राहत दिलाने के लिए हो रहा है। अगर उससे लोगों को राहत नहीं हो रही बल्कि परेशानी हो रही है तो फिर इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो हमारा फिर कहना है कि इस राज्य में जो अफसरशाही है, जो बहुत संवेदनहीन है, उसको इस आपात स्थिति को समझना चाहिए और लोगों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करना चाहिए। उनको मनुष्य समझना चाहिए, उनकी पीड़ा को भी समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि वो अपनी पीड़ा के मारे हुए लोग हैं, उनके साथ ज्यादा संवेदनशीलता से पेश आने की जरूरत है। मैक्रू जी, हम देख पा रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो हिमालय हमारा क्षेत्र है, यहाँ बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो हमारे गांव हैं, जो हमारे शहर है, वो अब खतरे की जद में आ गए हैं। लंबे समय से आप लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के प्रोजेक्ट न बनाए जाएं जिससे हमारे लिए खतरा आगे हो, लेकिन इसके बावजूद सरकार लगातार इन प्रोजेक्टों को यहाँ पे बना रही है, लगातार स्वीकृतियां दे रही है, ऊर्जा प्रदेश के दावे किए जा रहे हैं। क्या कुछ लगता है आपको सरकार की किस तरह की नीति है? देखिए, सरकार की नीतियों के केंद्र में असल में ये जो विकास है, ये विकास बड़ी कंपनियों के लिए, बड़े ठेकेदारों के लिए, बड़े पूंजीपतियों के लिए है। उसके केंद्र में आम लोग नहीं है। इसलिए आम लोगों की बर्बादी, तबाही की कीमत पर भी सरकार ये जो बड़े पूंजीपतियों का मुनाफाखोर विकास है ये करना चाहती है।
और ये दिखाई दे रहा है कि इससे न केवल आम लोगों की तबाही हो रही है बल्कि पूरे पहाड़ की तबाही हो रही है। इसलिए इस तरह की बड़ी परियोजनाओं पर अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए। ये अध्ययन किया जाना चाहिए कि कैसी परियोजनाएं यहाँ हो सकती हैं, किस तरह की परियोजनाओं को चलाया जा सकता है, वरना जोशीमठ जैसे और जोशीमठ हमारे सामने होंगे और कोई विकल्प हमारे सामने नहीं रह जाएगा। तो ये थे नरेश मैक्रू जी जो कह रहे हैं कि पर्यावरण को देखते हुए ही यहाँ पे प्रोजेक्टों का निर्माण होना चाहिए और बड़े प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं शहरों को, गांवों को नुकसान पहुंच रहा है। पहली बात तो ये कुछ काम बंद तब होगा। अभी उन्होंने कहा कि प्राथमिक तौर पे हमने वो बंद कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जोशीमठ क्षेत्र के लोग इस कार्य को तहसील परिसर में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे धरना दे रहे हैं। कल भी यहाँ पे धरना लोगों ने दिया, आज भी लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। वो पीएमओ का काम है, भारत सरकार की है। एक ही प्रश्न है सर, जोशीमठ से कहीं नहीं जाएंगे। और क्यों जाएंगे? 1 करोड़ भी मिलेगा तो क्या करेंगे? 1 करोड़ का कोई वजह नहीं है। एक बात पे आप कर रही है कि हम जोशीमठ में ही रहेंगे। सिर्फ आप एनटीपीसी का काम बंद कराइए। क्यों कल्पना करें कि हम नहीं जाएंगे? क्यों कल्पना करें हम गोचर जाएंगे? क्यों कल्पना करें हम पीपल कोटी जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता सती जी यहाँ पर मौजूद हैं। सती जी, किस तरह से आप देख रहे हैं हालात यहाँ पर? लगातार शहर अब खतरे की जद में आ गया है, कभी भी कोई बड़ी घटना इस क्षेत्र में हो सकती है। क्या कारण आप इसका मानते हैं? देखिए, यहाँ का जो हर आदमी आज खौफ के साए में जी रहा है। जिनके सही भी हैं वो सुबह उठ अपनी जवानों को देख रहा है। इतनी खौफ की जो है, खौफ मतलब जो खौफ का दृश्य पैदा हो गया है। और जो शासन प्रशासन की जहां तक बात है, प्रशासन भी आ रखा है। थोड़ा सा स्टार्टिंग से इधर से पब्लिक भी आ जाएगी। अब शुरू से डील कर देना। हाँ, देखिए, आज हर आदमी जोशीमठ के जो है खौफ के साए में जी रहा है। जिनके यहाँ दरारें भी नहीं आई, वो भी जो है उसको रात भर नहीं आ रही है। वो सुबह देख रहा है कि जब उठा है तो अपने चारों तरफ देख रहा है, सीढ़ी सूढ़ी, घर आंगन, बाथरूम की कहीं कोई हल्की दरार तो नहीं आई है। इतना जो है जीवन जो है रोगन दुश्वर हो गया है। और जो हमारी जो है तो हर आदमी जो खौफ के साए में जी रहा है। कल जो है इनकी वार्ता भी हुई शिष्टमंडल की। यहाँ पे जो है आपदा प्रबंधन सचिव श्री रंजीत सिन्हा जी आए हुए थे। डीएम साहब यहाँ पे खुद मौजूद थे, एसडीएम साहब थे। कुछ मांगे जो है उन्होंने सारी मांगों को किया कि हम निस्तारण कर देंगे इनका। जैसे जीवन बीमा का है, मकानों को बीमा होना चाहिए। 10 साल पहले एनटीपीसी ने कहा था इसमें कि हम जो है बीमा करवाएंगे। और उसके लिए उन्होंने जो है कि भाई वो कागज दिखाई आप एनटीपीसी वाला जो इसमें जो है बीमा का उन्होंने दिया था, वो कागज उनको दिया गया। तो इस कुल मिला के उन्होंने 4-5 जो शर्तें थी, मतलब जो उसकी 4-5 जो शर्तें उनकी थी, वो जो है उन्होंने करीबन मान ली है। लेकिन अब मुख्य बात जो है विस्थापन की है। जिनके घर मकान टूटे हुए हैं उनको कहाँ जल्दी से जल्दी उनका विस्थापन किया जाए, जल्द से उनका विस्थापन किया जाए। पुनर्वास की बात अभी धीरे धीरे आएगी, लेकिन सबसे पहले जो विस्थापन कहाँ किया जाए। जिनके घरों में दरारें हैं वो बेचारे खौफ के साए में मर जो कहाँ कितने दिन तक रहेंगे। अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं, न उनका खाने का दिल कर रहा है, न पीने का दिल कर रहा है, न सोने का दिल कर रहा है। रात भर जो है ऐसे जागरण कर रहे हैं लोग। बहुत ही मतलब खौफनाक मंजर हो चुका है जोशीमठ के अंदर। और जो है मुख्यमंत्री जी को जब हमारा जो प्रेशर पड़ा ये आंदोलन की वजह से,
तो जो है मुख्यमंत्री जी को भी आज जो है आना पड़ा। अभी देखो 1 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे और वो अपनी बातें किस तरह से जनता के सामने रखते हैं, उनकी समस्या को कैसे सुलझाते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। अब हमारे साथ युवा नेता मोहित डिमरी जी जुड़ चुके हैं। देखिए, हम पिछले 3 दिनों से जोशीमठ क्षेत्र में हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याओं को यहाँ पे देख रहे हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि करीब करीब 600 से 700 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में अब दरारें पड़ गई हैं, उनके घर रहने लायक नहीं रहे, उनको अब शिफ्ट किया जा रहा है सरकारी भवनों में और वहाँ पर इतनी खराब व्यवस्थाएं उनकी हैं रहने के लिए। एक तरह से एक एक कमरे में 10-10, 12-12 लोगों को ठूसा जा रहा है, उनके लिए खाने का कोई उचित प्रबंधन वहाँ पे नहीं किया जा रहा है। फौरी तौर पे जो राहत शासन प्रशासन की ओर से यहाँ प्रभावितों को मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लोग भया में जीने को मजबूर हैं। जब भी यहाँ मकानें खिसक रही हैं, दरार पड़ रही है जमीन में, लोग खौफ जदा हो जा रहे हैं। लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अपने पालतू जानवर हैं, उनका अपना एक भरा पूरा परिवार है। आखिर उनके सामने ये बड़ा संकट है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा संकट जोशीमठ शहर पर आ गया है। और हम लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जितने भी प्रभावित यहाँ पर हुए हैं इस आपदा के बाद, उनको फौरी तौर पर सुव्यवस्थित तरीके से राहत दी जाए। उनको रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, उनके खाने का प्रबंधन अच्छी तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ इनके लिए वैकल्पिक रूप से प्री फैब्रिकेटेड हट यहाँ पे तैयार की जाए, जो जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य हो, जो प्रभावित लोग उनको उसमें शिफ्ट किया जाए और पुनर्वास की कार्रवाई भी जल्द से जल्द किए जाने की हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से। क्योंकि अब ये जो शहर है, अब जिस तरह से हम हालात देख रहे हैं, ये रहने लायक बिल्कुल भी नहीं रहा। कहीं भी यहाँ बहुत बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। हम आज सुबह शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ में भी गए, वहाँ हमने देखा जहाँ पर शंकराचार्य जी ने तपस्या की जिस कल्प वृक्ष के नीचे, वो भी अब खतरे की जद में आ गया। इस तरह जो धार्मिक स्थल है वो भी खतरे की जद में है, जो आवासीय बस्तियां हैं वो भी खतरे की जद में है, और भी तमाम तरह के जो यहाँ पे परिसर बने हुए हैं, चाहे आर्मी के परिसर हो, अन्य निर्माण कार्य यहाँ पे हुए हैं, वो सारे आज खतरे की जद में आ गए हैं। तो इसकी जो मुख्य वजह अभी तक सामने आई है, यहाँ पे एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है विष्णुघाट तपोवन, इस शहर के ठीक नीचे सुरंग निर्माण के चलते अब यह शहर खतरे की जद में आ गया है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद किया जाए। जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भरकम जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है, जो खतरे का सबसे बड़ा कारण है, उनको बंद किया जाए। इस तरह के प्रोजेक्ट इस पहाड़ी क्षेत्र में न बनाया जाए, ये भी हम मुख्य मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ हेलंग से बाईपास एक रोड का निर्माण यहाँ पे चल रहा है, उसका भी तुरंत उसको भी रोक दिया जाए, क्योंकि उसमें भी भारी भरकम विस्फोटों का उपयोग किया जा रहा है। भारी भरकम यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका खतरे की जद में है। तो हम यही मांग कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके सामने भी हम तमाम इन सवालों को यहाँ पे रखेंगे, ताकि जोशीमठ क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत मिल सके। और उत्तराखंड क्रांति दल लगातार जब से यहाँ पर लोग संकट में आए हैं, लोगों के बीच बने हुए हैं, जितना भी संभव हो सकता है राहत बचाव के कार्य में यहाँ पे हमारे लोग जुटे हुए हैं, और आगे भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर बने रहेंगे, लोगों के बीच उनकी समस्याओं को सुनते रहेंगे। और शासन प्रशासन से हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे केंद्रीय नेताओं की अब जल्द एक मुलाकात भी होने जा रही है। एक रिपोर्ट भी हम इसको लेकर जल्द सरकार को सौंपेंगे। इस तरह से हम अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जितने भी लोग हैं हमें देख रहे हैं, जोशीमठ क्षेत्र के लोगों को लेकर चिंतित है, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जोशीमठ बचाने के इस आह्वान में शामिल हों। आप भी जोशीमठ बचाने के लिए अपनी अपनी तरह से आंदोलन का हिस्सा बने, ताकि आने वाले समय में जोशीमठ की तरह अन्य शहरों का हाल ना हो, हमारे गाँव का हाल ना हो। आज सवाल सिर्फ जोशीमठ का नहीं है, अन्य बहुत सारे हिस्से हम देख रहे हैं जहाँ रेलवे की सुरंगें बन रही हैं, वहाँ भी बहुत सारे गांव खतरे में आ गए हैं। और भी प्रोजेक्ट जगह जगह हम देख पा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में बने हैं, वहाँ भी गांव शहर खतरे की जद में है। इन सबको बचाने के लिए हम सबको एक होकर लड़ना होगा, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, हम अभी यहाँ कल भी यहाँ पे लोग धरने पे बैठे थे, आज भी बैठे हैं, निरंतर धरना आगे भी जारी रहेगा। तो आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि यहाँ पे आए, समर्थन दें लोगों का, लोगों को ताकत
दें ताकि ये लड़ाई मजबूती के साथ हम आगे लड़ सकें। आजीविका चला सकते हैं, न बच्चे पाल सकते हैं, न शिक्षा कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अपने भाइयों से यही कहता हूँ, प्रदेश सरकार से